जोहार दोस्तों। तो आज आपके बीच में झारखंड लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके पेपर 3 के इतिहास विषय का दूसरा टॉपिक आर्यों की उत्पत्ति, इस पर क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं और उन प्रश्नों को लिखने की हमारी शैली क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे पहले वीडियो में हमारे सहयोगी नौकरी वाले भैया के सहयोगी श्री कैलाश मिश्र जी ने टॉपिक 1 पर कल अपना एक लेक्चर दिया है और जो पहला टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति विस्तार, उसकी प्राचीनता। तो ये जो सेकंड टॉपिक है आर्यों की उत्पत्ति, ये थोड़ा संक्षिप्त है और इससे ज़्यादा प्रश्नों की संभावना नहीं है, लेकिन इससे जो प्रश्न आ सकता है मुख्य परीक्षा में वो आर्यों की उत्पत्ति पे विद्वानों के जो विभिन्न मत हैं उस पर एक प्रश्न बनता है। छोटा टॉपिक है परंतु परीक्षा के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है मुख्य परीक्षा में, जाहिर है कि टॉपिक का ही नाम है आर्यों की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति से जुड़ा ही प्रश्न रहेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आर्यों की उत्पत्ति पर विद्वानों के जो विभिन्न मत हैं उनका उल्लेख करें या फिर आर्यों की उत्पत्ति पर विभिन्न विद्वानों के मतों का परीक्षण करें या सतर्क परीक्षण करें। इस तरह के प्रश्न इससे आ सकते हैं। तो इस टॉपिक से जो भी प्रश्न रहेगा आर्यों की उत्पत्ति से ही जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। आर्यों की उत्पत्ति के विभिन्न मत मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान अर्थात आर्यों की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके लिए अलग अलग मत अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। तो इन मतों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक विदेशी मत और एक देशी मत। अर्थात वैसे विद्वान जिन्होंने ये माना है कि आर्यों का जो मूल निवास था या आर्यों की जो उत्पत्ति थी वह विदेश थी, और बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि आर्यों की उत्पत्ति अर्थात आर्यों का मूल निवास स्थान जो है भारत है, अर्थात देशी मूल है। आर्य विदेशी मूल के थे, इस पक्ष में जो तर्क देने वाले 2 विद्वान, एक फिलिप सेसट्टी और दूसरा पी गाइस, इन दोनों विद्वानों का ये मत है कि आर्यों की उत्पत्ति या आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप रहा है। फिलिप सेसट्टी के मत का समर्थन विलियम जोन्स ने भी किया है और इनका मत है कि यूरोप ही आर्यों की उत्पत्ति का केंद्र रहा है, आर्यों का मूल निवास स्थान रहा है। तो आखिर फिलिप सेसट्टी और विलियम जोन्स नामक विद्वानों ने यूरोप को ही आर्यों के मूल निवास अर्थात उत्पत्ति का कारण बताया, उत्पत्ति का स्थान बताया। इसके लिए उनका आधार क्या था, किस आधार पर, किन किन तर्कों के आधार पर वह इस निर्णय पर पहुंचे कि आर्यों की उत्पत्ति या आर्यों का मूल निवास यूरोप था। तो उन्होंने अपने इस निर्णय का आधार भाषा को बनाया। भाषा के आधार पर वो इस तर्क पर पहुंचे, इस निर्णय पर पहुंचे कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्य विदेशी मूल के थे, इसके पक्ष में तर्क क्या क्या है। तो फिलिप सेसट्टी और विलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने आर्य विदेशी मूल के थे इस तर्क पर पहुंचने के लिए भाषा का अध्ययन किया, और भाषा के आधार पर उनका एक तर्क था कि जो संस्कृत भाषा थी और यूरोप की भाषा थी उनमें उन्होंने कुछ साम्यता को देखा, कुछ समानता देखी। इनका कहना था कि संस्कृत में पिता को पितृ कहा जाता है और लैटिन भाषा में पिता को पेटर, अंग्रेजी में फादर। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो उच्चारण है संस्कृत में पितृ पिता को, लैटिन में पैटर, अंग्रेजी में फादर, तो ये कहीं न कहीं एक साम्यता रखता है, उच्चारण में कुछ हमें सिमिलरिटी मिल रही है, समानता मिल रही है। तो इनके जो निर्णय का आधार था कि आखिर आर्य विदेशी मूल के थे, तो उन्होंने इन यूरोपीय भाषा और संस्कृत भाषा के अध्ययन के आधार पर उनकी समानता को देखते हुए वो इस निर्णय में पहुंचे। अब पी गाइस की बात करते हैं। तो पी गाइस का क्या आधार था कि वो इस निर्णय पर पहुंचे कि आर्य विदेशी थे। पी गाइस ने वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान को अपने इस तर्क का, अपने इस निर्णय का आधार बनाया। तो पी गाइस ने क्या देखा, उन्होंने
वनस्पतियों और जीव जंतुओं के जो नस्ल थे, पशु पक्षियों के जो नस्ल थे, उनकी समानता को आधार बनाकर इस निर्णय पर पहुंचे कि ये आर्य विदेशी मूल के थे, यूरोपीय थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि फिलिप सिसेटी और विलियम जोन्स, जो कि विदेशी मूल के पक्ष में अपने तर्क दिया है, इन दोनों ने भाषा को आधार बनाया और पी गाइल्स ने अपना आधार वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान को आधार बनाते हुए किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जो हमारा चैनल है नौकरी वाले भैया, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि इससे बहुत ऊर्जा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने के लिए हम प्रेरित होते हैं और हम आपके बेहतर के लिए आए हैं। इस क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और निश्चित रूप से हमसे जुड़ने से आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम प्रश्न लेखन को लेकर पहले चर्चा कर लेते हैं। जो उत्तर हम लिखेंगे, अगर ये प्रश्न आता है आर्यों की उत्पत्ति अथवा आर्यों के मूल निवास के विभिन्न मतों का सतर्क परीक्षण करें या परीक्षण करें, तो पहले हम क्या करेंगे कि इस विषय में जो भी मत है, विदेशी देशी, इसको कैटेगराइज करते हुए जिन विद्वानों ने विदेशी मूल के पक्ष में तर्क दिया है, किस आधार पर उनका ये, किस तर्क के आधार पर वो इस निर्णय पर पहुंचे, उसको जरूर लिखना है। और साथ ही अगर कोई भारत या देशी मूल के पक्ष में है तो आखिर उसका ये आधार क्या है, तार्किक विश्लेषण अनिवार्य है। या फिर हम सिर्फ ये लिख देंगे कि फिलिप सिसेटी और विलियम जोन्स ने आर्यों को यूरोप का माना है या आर्यों का मूल निवास यूरोप माना है, तो आपको इस बात की भी चर्चा यहाँ करनी होगी कि आखिर उस तर्क के पीछे उनका आधार क्या है, किस आधार पर उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे या यूरोप के थे। तो ये प्रश्न उत्तर में इसको मेंशन करना जरूरी है। फिर आप जब देशी मूल में भी आएंगे तो विभिन्न विद्वानों का उल्लेख करते हुए उनके इस निर्णय पर पहुंचने का क्या आधार था, क्या तर्क था, उसको आपको विश्लेषण करना अपने उत्तर में आवश्यक होगा। और जब प्रश्न के उत्तर के हम अंत में पहुंचेंगे तो हम उस पक्ष को, उस तर्क को जो कि आज की तिथि में सर्वाधिक मान्य है, हम उसका भी विश्लेषण नीचे करेंगे। अलग अलग मतों पर जाते हुए जो सर्वाधिक मान्य मत है उसकी भी चर्चा हम अपने उत्तर के अंत में करेंगे। तब जाके हमारा जो उत्तर है वो सारगर्भित और सही माना जाएगा और स्टेप बाय स्टेप, स्तर बाय स्तर वो एक अच्छा उत्तर माना जाएगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो लेखन शैली, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में लेखन शैली आपकी सफलता में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। आपके पास कंटेंट है लेकिन आपने उसे एक क्रम में सिलसिलेवार ढंग से प्रश्न के मांग के अनुसार सुसज्जित कर अपने प्रस्तुत नहीं किया है तो आपके पास नॉलेज और कंटेंट के होते हुए आप अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए पहले आर्यों के जो मूल निवास की उत्पत्ति पर अगर प्रश्न आता है तो हमें पहले लिखना है कि इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है और अलग अलग मतों का अलग अलग विद्वानों ने समर्थन किया है, उनके समर्थन का आधार क्या है और जो सर्वाधिक मान्य मत है इसका उल्लेख हम अपने उत्तर के अंत में जरूर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम तिलक पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत दिया और उनका इस सिद्धांत का आधार क्या था, ऋग्वेद और जैन अवस्था की भौगोलिक साक्ष्य। तो वो भौगोलिक साक्ष्य क्या थे, इस चीज का वर्णन है कि पहले जो आर्कटिक प्रदेश थे वो मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त थे, मौसम वहाँ का बहुत ही सुहावना था, परंतु धीरे धीरे वहाँ पर प्रचुर मात्रा में हिमपात होने लगा। अत्यधिक हिमपात के कारण वह क्षेत्र रहने के लायक नहीं रहा मनुष्यों का और वे फिर धीरे धीरे वहाँ से पलायन कर गए। फिर मैक्स मुलर जो जर्मन विद्वान थे, इसकी भी चर्चा हमने की कि उन्होंने मध्य एशिया का सिद्धांत दिया है और अंत में हम ये देखेंगे कि मध्य एशिया का सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत है। तो मैक्स मुलर के जो मध्य एशिया का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, उनका आधार ऋग्वेद और जैन अवस्था रहा है। और बोगाचकोई अभिलेख, बोगाचकोई अभिलेख जो एशिया माइनर से प्राप्त होता है अर्थात तुर्की से, जिसमें 4 ऋग्वैदिक देवताओं वरुण, मित्र और इंद्र और नासत्य का वर्णन है जो कि ऋग्वैदिक देवता थे। तो उनका आधार बोगाचकोई अभिलेख और ऋग्वेद और जैन अवस्था रहा। उसके बाद हम भारत अर्थात देशी मूल, भारत आर्यों का मूल निवास स्थान था, इस मत को मानने वाले विद्वानों की बात की। उसमें एसी दास, डीएस त्रिवेदी और गंगानाथ झा ये मुख्य रूप से जो विद्वान थे
और उनका मानना था कि भारत के ही थे आर्य, अर्थात आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये भारत ही था। इसके पीछे इन विद्वानों का मत क्या था कि आखिर किस आधार पर इन्होंने कहा कि ये जो आर्य थे ये भारत के ही थे। तो इनका आधार था ऋग्वेद में जिस भौगोलिक अवस्था और प्राकृतिक वातावरण का चित्रण है वो सप्तसेंधो प्रदेश अर्थात भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से मिलता जुलता है। और आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना सप्तसेंधो प्रदेश में हुई, ऐसा उनका मानना है। साथ ही साथ ऋग्वेद में आर्य परिवार के शब्द अर्थात आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत के शब्द अन्य भाषाओं से ज़्यादा पाए गए हैं, ये भी उनके एक तर्क का आधार रहा है। लेकिन इस आधार को भी खंडन इस आधार पर किया जा सकता है, इस तर्क पर किया जा सकता है कि अगर आर्य भारत के थे तो उनका विस्तार भारत के अन्य भागों में क्यों नहीं हुआ। तो इसके विपक्ष में तर्क हम दे सकते हैं। ये देसी मूल का जो सिद्धांत है, इन्होंने कहा कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, लेकिन जिस तर्क का समर्थन उन्होंने किया है उसके विपक्ष में ये कहा जा सकता है कि अगर वे भारत के निवासी थे तो उनका विस्तार भारत के अन्य भागों में क्यों नहीं हुआ। और सिंधु सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न परिस्थितियों में कैसे हुआ, ये एक भी तर्क जो है अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो विभिन्न मत है, उनका खंडन भी है। तो इन सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए अपने उत्तर में कि प्रश्न के पक्ष में क्या तर्क थे, उसके विपक्ष में क्या तर्क थे, इन सब चीज़ों को हम क्रमशः लेते हुए हम अपने अंत में क्या करेंगे कि जो सर्वाधिक मान्य मत है मैक्स मुलर के मध्य एशिया का सिद्धांत, इसकी हम अपने प्रश्न के अंत में चर्चा करेंगे कि आखिर ये मध्य एशिया का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य मत कैसे है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे भी जो मूल कारण है एशिया माइनर में पाया जाने वाला बोगाचकोई अभिलेख। एशिया माइनर से हमारा तात्पर्य तुर्की, जो वर्तमान तुर्की है वो एशिया माइनर कहलाता था। और एशिया माइनर में जो पाया जाने वाला बोगाचकोई अभिलेख है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें 4 वैदिक देवताओं का चित्रण किया गया है, जिक्र किया गया है। देवता क्या थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो इन चारों देवताओं से मध्य एशिया के सिद्धांत की पुष्टि होती है। मध्य एशिया सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। आर्य अपने मूल निवास स्थान से दूसरे क्षेत्रों में क्यों चले गए? इसका मुख्य कारण रहा होगा जनसंख्या की वृद्धि और चारागाहों का विनाश, जिसके कारण वो मध्य एशिया से प्रस्थान कर ईरान की ओर चले गए और ईरान में एक शाखा रुक गई और दूसरी शाखा भारत में प्रवेश कर गई। तो भारत में जो आर्यों का आगमन है ये 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। तो भारत में आर्य जब प्रवेश किए तो वो एक ही लहर में नहीं, वो कई खेप में भारत आए। इस सिद्धांत के अनुसार एशिया माइनर का जो मध्य एशिया का सिद्धांत है उसके अनुसार आर्य इस बीच में एक खेप नहीं कई लहरों में आए और प्रथमतः वह अफगानिस्तान के सीमांत प्रदेशों में और पंजाब में बसे। तो भारत आने के बाद सबसे पहले जो आर्य थे, तो भारत आने के बाद सबसे पहले जो आर्य थे वो सबसे पहले अफगानिस्तान के सीमांत प्रांत में और पंजाब में बसे, जो उस समय सप्तसेंधो प्रदेश कहलाता था। सप्तसेंधो प्रदेश अथवा सिंधु एवं उसकी 7 सहायक नदियों को सप्तसेंधो प्रदेश कहा जाता है। तो मध्य एशिया का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य मत है। इसका उल्लेख आप अपने प्रश्न में अवश्य करेंगे उत्तर में। तो जर्मन विद्वान की एक पुस्तक थी, उसका नाम था लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, ये जो है मैक्स मुलर की पुस्तक थी और इसमें इन्होंने भाषाओं पर अपनी बातें रखी है, भाषाओं का जिक्र किया है। तो ये जो भाषा पर जो ये पुस्तक मैक्स मुलर ने लिखी, तो उन्होंने भाषाओं के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे संस्कृत में पितृ और मातृ शब्द होते हैं और फारसी में यही पिटर और मादर शब्द
अंग्रेजी में फादर और मदर, और लैटिन में पैटर और मैटर। तो आप देखिएगा कि शब्दों में समानता पाई जा रही है, शब्दों के भिन्न रूप ये प्रतीत हो रहे हैं, शब्द एक ही हैं। तो अगर देखा जाए जो ये शब्द हैं पितृ, मातृ, पैटर, मैटर, फादर, मदर, ये घरेलू शब्द हैं, घर में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ये कोई व्यापारिक शब्द नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं ये लोग एक स्थान पर इन्होंने अपना समय बिताया है, तभी इन शब्दों में ये एक समानता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इकट्ठे रहते थे। इस बात की ओर ये जो शब्दों में जो समानता दिख रही है, इस बात की ओर ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं ये एक सामूहिक जीवन इन्होंने बिताया है। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर का ये विचार है कि आर्यों का जो मुख्य भाग था वो कहाँ चला गया, एशिया माइनर से वो उत्तर पश्चिम की ओर चला गया। यूरोप के जो आर्य थे वो कैस्पियन सागर के दक्षिण से होकर एशिया माइनर के रास्ते से यूनान और इटली चले गए। इनका एक समूह उत्तर पश्चिम के दर्रों से होकर भारतवर्ष आ गया। तो आपको मैक्स मुलर के इस सिद्धांत पर ज़्यादा फोकस करना है। उनके इस सिद्धांत का तर्क क्या है, आधार क्या है। भाषा पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी, लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, जिनमें उन्होंने भाषाओं के अध्ययन के आधार पर कहा कि आखिर ये शब्द इतने मिलते जुलते क्यों हैं। संस्कृत में पिता को पितृ, माता को मातृ, लैटिन में पैटर, मैटर, अंग्रेजी में फादर, मदर, कहीं न कहीं शब्दों में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूप दिख रहे हैं। और उनका ये मानना था ये कहीं न कहीं इन्होंने सामूहिक जीवन एक साथ में बिताया है, जिसके कारण ये शब्दों के भिन्न भिन्न रूप प्रतीत हो रहे हैं। और वही एशिया माइनर, मध्य एशिया का सिद्धांत, फिर वो मध्य एशिया से भारत और अन्य भागों में प्रस्थान कर गए। तो इस पे आपको सर्वाधिक मान्य मत पर अंत करना है और यह भी उल्लेख कर देना है कि कहीं ना कहीं इस दिशा में और भी विशेष शोध की आवश्यकता है, ताकि एक सर्वमान्य निर्णय पर पहुंचा जा सके कि आखिर आर्यों का मूल निवास स्थान या आर्यों की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो मेंस में भारतीय इतिहास के प्राचीन काल के खंड का यह दूसरा टॉपिक यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। संक्षिप्त टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, और इससे जो भी प्रश्न रहेंगे आर्यों की उत्पत्ति से जुड़े हुए रहेंगे। चाहे आर्यों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का वर्णन करें या आर्यों की उत्पत्ति पर विभिन्न विद्वानों के मतों का तार्किक विश्लेषण करें या समीक्षा करें, इस तरह के प्रश्न आएंगे। जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपके उत्पत्ति से जुड़े हुए रहेंगे, या फिर आर्यों की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का आप समर्थन करते हैं और उस समर्थन का आपका आधार क्या है। हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको आर्यों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का एक सारगर्भित और गहन अध्ययन करना होगा। और एक चीज, चूंकि अब मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी डाला जा रहा है, तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि किस विद्वान ने किस मत का समर्थन किया है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस खंड से आ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। और फिर हम अपने लेक्चर में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।